भाई साहब, सोचा नहीं था कि सोल लैंड में एंट्री मारते ही सीधे टियानडू एम्पायर के शुए किंघे की बॉडी में स्पॉन हो जाऊंगा। और ऊपर से सिस्टम ने दे दिया गाचा ड्रॉ वाला क्लेम ऑफर। पहले ही साइन इन पर सीधे 3000 जिनीवाई गार्ड्स अनलॉक। कियान रेंशुए मुझे टपका के मेरी जगह ले। उससे पहले ही मुझे फर्स्ट स्ट्राइक मार के टियानडू एम्पायर के थ्रोन पर कब्जा करना था। जब मैंने देखा कि रिवॉर्ड में इंसानी ट्रूप्स मिले हैं तो मेरी भी हंसी छूट गई। अबे, सिस्टम के दिए चार्म्स थोड़े न झोल देंगे। सिस्टम जरा ब्रेकडाउन दे तो। 3000 जिन्नी वाई में एक ग्रैंड मास्टर डुलुओ लेवल 97, 99 सोल डुलुओस और 2900 सोल सेंट्स शामिल हैं। समन किए बंदे आपके 100% लॉयल रहेंगे। रिवॉर्ड देखते ही दिमाग की बत्ती जली। भले टियनडू एम्पायर में ग्रैंड मास्टर लेवल का कोई खलीफा न हो, पर सोल डुलुओस कम थोड़ी हैं। इन पूरे 3000 के झुंड को सीधे पैलेस में स्पॉन कर दिया तो शुए ये एम्परर को लगेगा मुझ पर टेररिस्ट अटैक हो गया है। फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी ये सोच ही रहा था कि साइड में एक मखमली काला रिफ्ट खुला। उसमें से एक बंदा बाहर आया, ब्लैक फ्लाइंग फिश रोब पहने, कमर पर एम्ब्रॉयडर्ड ब्लेड टांगे, चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन। मालिक, आपका खादिम लूबिंग हाजिर है। उसने सीधे घुटने टेके। फुल रिस्पेक्ट। उठो। मैंने सर से पांव तक उसको जज किया। नाइस, वाइब तो सॉलिड है। सिस्टम, लूबिंग का स्टेटस बोर्ड खोल। नाम लूबिंग, सोल, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लेड, पावर लेवल 97, पीक डुलुओ, रिंग्स 2 येलो, 2 पर्पल, 4 ब्लैक, 1 रेड, 1 लाख ईयर्स, लेवल 97 पीक डुलुओ। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन देखते ही मेरी तो सांस हलक में अटक गई। भाई, 97 लेवल मतलब इस दुनिया के गॉड मोड पर बैठना। अभी बस स्टेप इन किया ही था कि सीधे ओवर पावर्ड। माना कि पूरी स्पिरिट हॉल से पंगा लेने लायक आर्मी अभी नहीं है, पर कुछ दिन और साइन इन पे पेला तो खेल बदल जाएगा। क्यों? कियान रेंशुए। अब बता कौन बकरा है और कौन कसाई। मुझे अच्छे से याद था कि उसकी सेफ्टी के लिए कौन से 2 डुलुओ घूम रहे हैं। एक पॉर्क्यूपाइन डुलुओ और दूसरा सर्पेंट स्पीयर डुलुओ। दोनों 95 लेवल के नीचे के नूब्स हैं। वो मेरे लूबिंग के 1 लाख साल वाले रेड रिंग के सामने टिकेंगे भी कैसे? ठक ठक ठक। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। अंदर आ जाओ। मैं थोड़ा सतर्क हुआ। भले ही बंदा कोई भी हो, पर रॉयल पैलेस में पैरानोया होना जायज है। शहजादे, काढ़ा पी लीजिए। काढ़ा? किस बात का काढ़ा? मैं तो ब्लैंक हो गया। मेरी तो सेहत टनाटन है, कोई बीमारी ही नहीं। सुना था शहजादे को आजकल नींद नहीं आ रही, तो शाही रसोई से खास कढ़ावा लाई हूँ। दासी ने एकदम पोकर फेस बनाकर बोला। दिमाग में मेमोरी रिकॉल मारी तो याद आया, हाँ ऐसा कुछ सीन तो था। मैंने इशारा किया कि टेबल पर रख दे, पर मन में अलर्ट बेल बज चुकी थी। कियान रेंचुए किस रूप में वार करेगी किसी को नहीं पता। वो अंधेरे में है और मैं शाइन मार रहा हूँ। कौशन तो बनता है भाई। ला, इधर रख दे। जी। दासी की आंखों में 1 सेकंड के लिए वो ईवल स्पार्क चमका। उसे लगा मुझ में कोई डिफेंसिव इंस्टिंक्ट ही नहीं है। हफ, इन रईसजादों को क्या ही पता कि दवाई में जहर भी हो सकता है। नाम क्या है तेरा? काली सिरप जैसी डरावनी लिक्विड को घूरते हुए मैंने पूछा। मेरा नाम कियान वान है। वो बेचारी थोड़ा नर्वस हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं नाम पूछूंगा। कियान वान, वाह बढ़िया नाम है। मैं मन ही मन हंसा। लो जी, खेल शुरू हो गया। इतनी ओवर कॉन्फिडेंट है कि अपना सोर नेम तक चेंज नहीं किया। सोचा होगा इस बेवकूफ को क्या ही पता चलेगा। नॉर्मल शुए किंघे होता तो न पकड़ पाता, पर सामने बाप बैठा है, ट्रांसमिग्रेटर। कियान सूरनेम और मेरे आसपास घूमना। कियान रेंचुए के अलावा ये किसकी चाल हो सकती है? तारीफ के लिए शुक्रिया शहजादे। कियान वान मासूम चेहरा बनाकर मुस्कुराई। ठीक है, अब तू निकल। मैंने हाथ से जाने का इशारा किया। अभी एक्सपोज करके मजे खराब नहीं करने थे। थोड़ा ड्रामा तो बनता है। पर वो टस से मस नहीं हुई। थोड़ी हेजिटेंट होकर वहीं खड़ी रही। क्या हुआ? जाने में क्या दिक्कत है? शहजादे को दवाई पीते हुए देखना मेरा फर्ज है। उसने अपनी फ्रॉक का कोना मरोड़ा, चेहरे पर ऐसा ब्लश लाया जैसे कितनी बेचारी हो। अबे ढोंग मत कर। मैं इस नखरे में फंसने वाला नहीं था। फर्ज के नाम पर यह बस ये कंफर्म करना चाहती है कि मैं ये पॉइजन पी के निपटूं। अभी मेरा मूड नहीं है। मैंने रूखे टोन में कहा। भाई, अपनी जान प्यारी है, पॉइजन थोड़ी गटक लूंगा। मेरा सख्त लहजा सुनकर कियान वान का चेहरा उतर गया। उसने दुखी होने की एक्टिंग की, आदाब किया और बाहर निकल गई। पर जैसे ही चौखट पार की, उसके चेहरे का मासूम नाटक गायब। आंखों में सिर्फ खूंखार किलर इंस्टिंक्ट था। लूबिंग, जरा चेक कर इसमें क्या झोल है। उसके जाते ही मैंने बाउल की तरफ इशारा किया। जी मालिक। लूबिंग ने कटोरा उठाया, नाक के पास ले जाके सूंघा और उसकी भौहें तन गईं। उसने जेब से सिल्वर नीडल निकाली और दवाई में डुबो दी। सफेद चांदी देखते ही देखते कोयले जैसी काली पड़ गई। जहर है, और बहुत डेंजरस जहर। लूबिंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आंखें खून से भर गईं। लग ही रहा था। डाउट क्लियर होते ही मैंने पूरा कढ़ावा सीधे डस्टबिन में उड़ेल दिया। मालिक, हुक्म दीजिए, अभी जाकर उसकी गर्दन उड़ा देता हूँ। लूबिंग अपना किलर मोड हाइड भी नहीं कर रहा था। उसके लिए जो भी अपने मालिक पर हाथ उठाए वो सीधे चिर प्रतिद्वंद्वी। रहने दे, जरूरत नहीं है। मैंने सर हिलाते हुए हल्की स्माइल दी। अब जब पता चल ही गया है कि चियान वान ही चियान रेंशुए हैं, तो खेल आसान हो गया। वो भी फ्रंट पर है, मैं भी फ्रंट पर हूँ, लेकिन मेरे पास पावर प्ले उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एडवांटेज अपना है। और हाँ, आगे से मुझे मालिक मत बोलना। छोटे सरकार या छोटा मालिक बोल लिया कर। मैंने लूबिंग को देखते हुए आराम से कहा। भाई, एक हट्टा कट्टा मर्द मुझे मालिक बोले
थोड़ा अजीब लगता है यार। लड़की बोलती तो एक बार को चल भी जाता, पर लौंडे के मुंह से ये सब सुन के बंदा क्रीपी समझेगा। जी छोटे सरकार। लू बिंग के दिमाग में इतना लोचा नहीं था। अब नाम में क्या ही रखा है? क्यों कियान वान? शुए किंघे ने वो जहरीला काढ़ा पिया या नहीं? कियान वान जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, अंधेरे में से दो साए बाहर निकल आए। बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर आ गए। पता नहीं, उसने मुझे बाहर भेज दिया। पिया या नहीं मुझे नहीं मालूम। कियान वान ने सर हिलाया, लेकिन उसके कमरे में एक बंदा मौजूद था जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। कियान वान 3 साल से यहाँ भेष बदल कर रेकी कर रही थी। उसने आसपास के हर परिंदे को देखा था, पर ठीक इस मौके पर एक अनजान बंदा टपकना, उसके दिल में खतरे की घंटी बजने लगी थी। तभी अचानक दिमाग में सिस्टम की टोन बजी, अबे तख्ता पलट! और कियान रेंशुए को बेगम बनाना। दिमाग में आवाज सुनते ही मैं मन ही मन हंसा। सिस्टम भी पूरे मजे ले रहा है। वैसे मुझे कोई शौक नहीं था जबरन राजा बनने का, क्योंकि शुए किंघे जिंदा रहता तो गद्दी वैसे भी मेरी ही होती। पर कियान रेंशुए को बेगम बनाना, उफ, लॉन्डो की फितरत। तख्ता पलट तो बच्चों का खेल था, पर कियान रेंशुए को दबाने का मतलब था सीधे स्पिरिट हॉल से पंगा। स्पिरिट हॉल का स्क्वाड बहुत तगड़ा था भाई। अकेले 97 लेवल के लू बिंग से पूरा स्पिरिट हॉल थोड़ी निपट जाएगा। और ऊपर से कियान रेंचुए ठहरी, कियान डाओलियों की लाडली पोती। सिस्टम आज का डेली साइन इन दे दे जरा। उठते ही मैंने दिमाग में हुक्म दिया, बाकी सब भूल जाऊं पर फ्री का साइन इन नहीं छोड़ सकता। प्रोटेक्शन आर्मर, ये क्या बकवास है? कोई ओवरपावर्ड बंदा न मिलने पर थोड़ी निराशा हुई, पर नाम सुनते ही गायब हो गई। डिस्क्रिप्शन, यह आर्मर लिमिट डुलुओं के भी हर अटैक को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी खत्म होने पर ऑटो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलो ये भी सही है। मेरी बाँछें खिल गईं। लगा था कोई मामूली जैकेट होगी, पर यह तो लिमिट डुलुओं के हमलों से भी बचाएगी। लू बिंग अगर किसी फाइट में बिजी हो जाए तो मेरी सिक्योरिटी का फुल इंतजाम हो गया। मैंने तुरंत सिस्टम की स्पेस इन्वेंट्री से वो आर्मर निकाला। काला, एकदम लाइट वेट। अबे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पहना ही न हो। पहनते ही मैं खुद से बोला, इतना पतला कि लगता है एक सुई चुभोते ही फट जाएगा। पर सिस्टम की बात पर भरोसा तो था। मैंने आर्मर के ऊपर अपने रॉयल कपड़े पहने और स्टेटस चेक किया। ड्यूरेबिलिटी 100%। अब टाइम आ गया है तख्ता पलट का। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। दोपहर ढल चुकी थी। आसमान में डार्क शेड्स आ रहे थे। एकदम सीरियस और थ्रिलिंग माहौल। सगे पिताजी, उम्मीद है आप समझदारी से काम लेंगे। मैंने एक लंबी सांस ली। अभी आए मुझे 2 दिन हुए थे। उस बुढ़े राजा से कोई इमोशनल अटैचमेंट तो था नहीं, इसलिए तख्ता पलट करते हुए जरा भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा था। लू बिंग, गेम शुरू करो। मेरी आंखों में थोड़ी सख्ती आ गई। जी। लू बिंग के चेहरे पर एक कमीनी खुशी छा गई। भाई, तख्ता पलट कराने में तो ये एक्सपर्ट निकला। उसने झट से अपनी आस्तीन से एक गोल रॉकेट निकाला, दरवाजा खोलकर आसमान की तरफ दाग दिया। धड़ाम! आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और लाल रंग का सिग्नल चमक उठा। छोटे सरकार, जिन्नी वही गार्ड्स रास्ते में हैं। चलो फिर। मैंने कदम बढ़ाए और सीधे टियानडू पैलेस की तरफ चलने लगा। देखना दिलचस्प होगा कि जब शुए ये एम्परर अपने ही सगे बेटे को बगावत करते देखेगा तो उसके उड़ते हुए तोते कैसे दिखेंगे। लू बिंग चुपचाप मेरे पीछे साए की तरह चल पड़ा। पटाखे! खिड़की से धमाका देखते ही कियान वान का दिल जोर से धड़का। अनहोनी का डर और गहरा हो गया। पॉर्क्यूपाइन डुलुओ, मुझे लग रहा है कुछ बहुत गलत होने वाला है। जरा बाहर जाकर चेक कर। उसने खाली कमरे की तरफ देखकर कहा। वो एक मामूली दासी के रूप में हर जगह टहल नहीं सकती थी, पर टाइटल डुलुओ दर्जा रखने वाला पॉर्क्यूपाइन डुलुओ आराम से नजर बचाकर निकल सकता था। ठीक है। पॉर्क्यूपाइन डुलुओ की आवाज आई और वो पलक झपकते ही गायब हो गया। पापा, वो देखो, पटाखे! हाँ बेटा, मस्त है ना? बहुत सुंदर। टियानडू पैलेस के बाहर का माहौल एकदम नॉर्मल था। आम जनता को अंदाजा भी नहीं था कि आज तख्ता पलट होने वाला है। पापा, वो देखो, छत पर कितने सारे लोग खड़े हैं। एक छोटे बच्चे ने तोतलाते हुए ऊपर उंगली उठाई। छत पर? अबे ये टियानडू सिटी है, किसकी इतनी औकात जो छत पर? लोगों ने जैसे ही ऊपर मुड़कर देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबके होश उड़ गए। छत पर काले कपड़ों में लिपटे हजारों लोग हवा से बातें करते हुए दौड़ रहे थे। उनका एक ही टारगेट था, वो पैलेस जहां से सिग्नल छूटा था। बेटी, मुंह बंद रख और चुपचाप भाग यहाँ से। बाप को माजरा समझ आते ही उसने लड़की का हाथ पकड़ा और वहां से पतली गली नाप ली। मामला बहुत गंभीर हो चुका था। तुम लोग कौन हो? ये टियानडू एम्पायर का शाही पैलेस है, वहीं रुक जाओ। गेट पर तैनात गार्ड्स ब्रिगेड के कमांडर ने जब हजारों गार्ड्स को अपनी तरफ आते देखा तो उसका पारा चढ़ गया। सालों ने अगर मेरे रहते अंदर घुसपैठ कर दी तो मेरी तो नौकरी के साथ गर्दन भी जाएगी। पर जिनीवई वालों को उसकी धमकी से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए तो छोटे सरकार के पटाखे का सिग्नल ही आखिरी सच था। वो सीधा पैलेस की बाउंड्री तोड़कर अंदर घुसे। हरामजादों, सारे के सारे अटैक्स शुरू करो, इन घुसपैठियों को वहीं ढेर कर दो। कमांडर का ईगो हर्ट हो गया। मुझे इग्नोर मारोगे? उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत से ताकतवर गोरिल्ला
स्पिरिट समन की और 7 सोल रिंग्स हवा में चमकने लगी। उसके साथ पूरी गार्ड्स की टोली ने अपने वेपन्स निकाल लिए। मरने का शौक है। कमांडर जैसे ही एक जिन्नी वेई को मारने के लिए आगे लपका, सैकड़ों जिन्नी वेई एक साथ रुके। उनके चेहरों पर जरा भी शिकन नहीं थी। आगे खड़े जिन्नी वेई लीड के नीचे 8 शानदार रिंग्स झिलमिला उठी। उसने सीधे अपनी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लेड निकाली। कोई फालतू बकवास नहीं, सीधा लीथल मूव। एक चमचमाती सफेद ब्लेड की वेव हवा को चीरती हुई निकली और एक झटके में कमांडर के 2 टुकड़े कर दिए। क्या लेवल 80 सोल डूलुओ? बाकी गार्ड्स को चीखने का मौका तक नहीं मिला। इससे पहले कि उनका भेजा काम करता, पूरी टुकड़ी का काम तमाम हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ बाकी जिन्नी वेई गार्ड्स पैलेस के आंगन में मेरे चारों तरफ एक आभा मंडल बनाकर खड़े हो गए। बिना एक शब्द बोले, बस खामोशी से मेरे पीछे पीछे चलने लगे। मैंने मुस्कुराकर नोड किया और आराम से सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। पैलेस के अंदर भूचाल आ चुका था। क्या बकवास कर रहे हो? शुए किंघे बगावत कर रहा है? शुए ये एम्परर के तो तोते उड़ गए। उसे अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरा सीधा साधा बेटा जो कभी किसी विवाद में नहीं पड़ता, वो तख्ता पलट करेगा? महाराज, ये 100% सच है। शहजादे के साथ हजारों काले कपड़ों वाले लड़ाके अंदर घुस चुके हैं। गुप्तचर का गला डर के मारे सूख रहा था। सारे गार्ड्स को बुलाओ, साले को वहीं घेर के खड़ा करो। मैं भी तो देखूं किस कुत्ते ने उसे बगावत का पाठ पढ़ाया है। शुए ये एम्परर गुस्से में लाल पीला हो गया। अभी मैं जिंदा हूं और इसे मेरी गद्दी छीननी है। उसे लगा या तो बेटे का दिमाग सड़ गया है या किसी ने भड़काया है। पर वजन जो भी हो, शाही खून में बगावत की सजा सिर्फ मौत होती है। जब तक वो आर्डर जारी कर रहा था, मैं पैलेस के मेन कोर्टयार्ड में पहुंच चुका था। सामने विशाल सीढ़ियां थीं, पर मैं रुका रहा। कुछ ही पलों में पैलेस की पूरी फौज ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। मैंने उन चपरासियों जैसी फौज को देखा और ठंडी सांस ली। लू बिंग, अभी रुक। खून खराबा आखिरी ऑप्शन है। अगर बात प्यार से बन जाए तो ठीक, वरना फिर तो गेम बजाना ही पड़ेगा। तभी भारी कदमों की आवाज आई। वो बंदा ऐसे चल रहा था जैसे उसे इस बगावत से कोई फर्क ही न पड़ता हो। गोल्डन सिल्क का शाही लबादा पहने शुए ये एम्परर सामने आया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा ही खून मेरी पीठ में छुरा घोंपेगा। एम्परर की आंखों में आग सुलग रही थी। अब्बा जान, आप इस कुर्सी पर बहुत टाइम से बैठे हैं, जरा रिसाइकल होने दीजिए। अब मेरी बारी है। मैंने बिना किसी डर के उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। गद्दी? हा हा हा। एम्परर जोर से हंसा, पर उस हंसी में सिर्फ नफरत थी। अगर तुम बगावत न करते तो ये तख्त वैसे भी तुम्हारा ही होता। पर याद रखना, जो मैं दूंगा वही तुम्हारा होगा। छीनने की औकात तुम्हारी नहीं है। उसने मेरे पीछे खड़े हजारों जिन्नी वेई को देखा तो उसकी आंखें और छोटी हो गईं। उसे समझ आ गया कि यह तैयारी एक दिन की नहीं है। अरे बूढ़े, मुझे खुद शौक नहीं था राजा बनने का, पर क्या करूं, सिस्टम ने ऑफर ही इतना बम्पर दिया है कि मना नहीं कर सकता। मैंने मन ही मन सोचा। उधर झाड़ियों में छिपा पॉर्क्यूपाइन डूलुओ यह सब देखकर माथा पकड़ चुका था। अबे यार, कियान रेनशुए मैडम पिछले 3 साल से इस शुए किंघे की एक एक आदत सीख रही थी ताकि उसकी जगह ले सकें, और ये साला एंड टाइम पर खुद ही तख्ता पलट करने बैठ गया। हमारी 3 साल की मेहनत का कबाड़ा कर दिया इस गधे ने। अब और रुकना बेवकूफी थी। वो तुरंत हवा की रफ्तार से कियान वान के कमरे की तरफ भागा ताकि ये न्यूज दे सके। इधर पैलेस में एम्परर का पारा 7वें आसमान पर था। शाही बगावत की सजा क्या होती है? उसने अपने वजीर की तरफ देखा। जहां अपना 4 घोड़ों से खींचकर शरीर के टुकड़े करना। वजीर की आवाज कांप रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो शहजादा कल तक शरीफ था, वो आज सीधे तख्ता पलट पर क्यों उतर आया। बहुत बढ़िया, गार्ड्स, इस गद्दार को घसीट कर लाओ। एम्परर की दहाड़ से पूरा महल कांप उठा। सगे बेटे की पीठ में छुरा घोंपने वाली हरकत से किसी का भी दिल टूट जाए। और फिर यह तो वही शाही घराना था जहां रिश्ते पानी से भी पतले थे। जी। एम्परर का ऑर्डर मिलते ही काफी देर से घात लगाए बैठे गार्ड्स धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। तो ऐसे नहीं मानोगे? मैंने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। चलो, फिर मुझे भी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लू बिंग! मेरी दहाड़ से पूरा आंगन गूंज उठा। मेरे शरीर से अचानक एक भूखे शेर जैसी खूंखार ऑरा निकली। ये फियरलेस एटीट्यूड यूं ही नहीं था। मेरे हाथ में ट्रम्प कार्ड था, एक रियल टाइटल डूलुओ। छोटे सरकार, हुक्म। लू बिंग ने बिना एक सेकंड गंवाए आगे कदम बढ़ाए। इन सारे गार्ड्स का काम तमाम करो। मैंने बेहद ठंडे और सख्त लहजे में ऑर्डर दिया। माना कि इन गार्ड्स के साफ होने के बाद पैलेस की सिक्योरिटी खाली हो जाएगी, पर जब तक जिन्नी वेई खड़े हैं, लिमिट डूलुओ के अलावा किसी की औकात नहीं जो अंदर पैर भी रख सके। जो हुक्म! लू बिंग के चेहरे का एक्साइटमेंट अब छिपाए नहीं छिप रहा था। वो एक झटके में हवा में उछला और उसके नीचे 9 शिमरिंग सोल रिंग्स एक के बाद एक प्रकट होने लगी। उसके हाथ में चमचमाती कड़कती हुई ब्लेड आ चुकी थी। क्या टाइटल डूलुओ? जो शुए ये एम्परर अभी तक एटीट्यूड दिखा रहा था। लू बिंग की 9 रिंग्स देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अचानक मेरी वो बात याद आई। गद्दी उसी की जो ताकतवर हो। तो ये था मेरा असली ट्रम्प कार्ड, एक टाइटल डूलुओ। उसका दिल अंदर तक टूट गया।
दुश्मन से हारता तो बात अलग थी, पर यहाँ तो उसका अपना सगा बेटा उसे अपनी ही औकात दिखा गया था। उसे समझ आ गया कि अब इस फाइट का कोई वजूद नहीं है। हजारों गार्ड्स भी मिलकर एक टाइटल डुलुओ का बाल भी बांका नहीं कर सकते। टाइटल डुलुओ? पीछे खड़े मंत्रियों के जबड़े जमीन पर आ गिरे। मुझे घूरते हुए उनकी आंखों में अब मजाक नहीं, सिर्फ और सिर्फ खौफ और खौफ था। नीचे खड़े गार्ड्स के कदम भी थम गए, सब थर थर कांपने लगे। बस करो, रुक जाओ, शुएये एम्परर ने भारी आवाज में कहा। फालतू में अपनी बची कुची फौज कटवाने का कोई फायदा नहीं था। तुम जीत गए। एम्परर की नफरत अब लाचारी और कड़वाहट में बदल चुकी थी। जीतना तो तय ही था, मैंने एकदम काम रहकर जवाब दिया। मुझे इस आउटकम का पहले से पता था, इसलिए उसके सरेंडर से कोई सरप्राइज नहीं हुआ। लगता है अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, एम्परर खुद से बड़बड़ाया। उसने एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, शायद अपने बीते हुए सुनहरे दिनों को याद कर रहा था। इस एक लम्हे में उसकी पूरी अकड़ खत्म हो गई। उसकी सीधी रीढ़ की हड्डी झुक गई और कदम भारी हो गए। बिना एक शब्द और बोले वो अकेले ही मुड़कर अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। एक युग का अंत हो चुका था। मैंने उसे चुपचाप जाते देखा, उसे रोका नहीं। मुझे अच्छे से पता था कि कुछ ही देर में उसके अचानक इंतकाल की खबर आएगी और फिर मेरी ताजपोशी का फरमान जारी होगा। मैंने एक हल्की सांस ली और लूबिंग की तरफ देखा। लूबिंग, सारे जिन्नीवाई को ऑर्डर दो, पूरे इंपीरियल सिटी का टेकओवर तुरंत कंप्लीट करें। जी! लूबिंग ने सीरियस होकर नोट किया और अपने आदमियों को ऑर्डर पास कर दिया। देखते ही देखते जिन्नीवाई का काला सैलाब महल के कोने कोने में फैल गया। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव था। मैं लूबिंग के साथ सीधे थ्रोन रूम की तरफ बढ़ा। आखिर पहली बार राजा बन रहा था, थोड़ा सिस्टम तो समझना पड़ेगा ना। उधर पीछे खड़े मंत्रियों के पसीने छूट रहे थे। सब आपस में फुसफुसाने लगे। अब हमारा क्या होगा? क्या बड़ा शहजादा हम सबको निपटा देगा? अंदर आ जाओ। तभी लूबिंग ने दरबार का दरवाजा खोलकर रुखाई से कहा। सारे मंत्री किसी सहमे हुए स्कूली बच्चों की तरह सिर झुकाकर उसके पीछे पीछे अंदर घुसे। क्या बकवास कर रहा है? शुए शिंघे ने तख्ता पलट कर दिया। अपने कमरे में पोर्क्यूपाइन डुलुओ से पूरी स्टोरी सुनते ही चुयानवान के होश उड़ गए। मैडम, अब क्या करें? पोर्क्यूपाइन डुलुओ का मूड खराब हो चुका था। 3 साल की मेहनत पानी में फिर चुकी थी। प्लान बी, बड़ा शहजादा नहीं तो छोटा शहजादा सही। कियान वन ने गुस्से में दांत भींचे। खाली हाथ स्पिरिट हॉल लौटना उसके ईगो के खिलाफ था। यह भी सही है। पोर्क्यूपाइन डुलुओ ने सहमति दी। बड़े शहजादे के मरते ही गद्दी सेकंड प्रिंस को ही मिलती, और उनके हिसाब से बगावत करने वाला क्यूए किंघे अब स्पिरिट हॉल की हिट लिस्ट पर था। एक शहजादा चाहे कितना भी उछल ले, वो पूरी एम्पायर या स्पिरिट हॉल के सामने क्या ही चीज है। तैयारी करो, किसी तरह सेकंड प्रिंस के करीब पहुंचना होगा। कियान वान ने ठंडी सांस ली। अब समझ आया कि पिछले कुछ दिनों से उसका दिल बार बार क्यों धड़क रहा था। जी! पोर्क्यूपाइन डुलुओ हवा में गायब हो गया। उधर मैं हॉल में सीधे शाही तख्त पर जा बैठा। नीचे खड़े मंत्रियों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नजर उठाकर ऊपर देख भी ले। दरबार के इस घोटू माहौल में सबकी सांसें अटकी हुई थीं। सब डर रहे थे कि कहीं जरा सी चूक पर मेरी गाज उन पर न गिर जाए। सब अपनी अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे, जो काम पहले करते थे वही करेंगे। लेकिन अगर मुझे खबर मिली कि किसी ने एक अठन्नी की भी हेराफेरी की है, तो अंजाम याद रखना। तख्त पर बैठे बैठे मैंने बेहद ठंडे लहजे में वार्निंग दी। जी जहांपना। नीचे खड़े मंत्रियों ने राहत की सांस ली। नए राजा का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था। काम सही से करो तो गर्दन सलामत रहेगी। और हाँ, आज से मैं जिन्नीवे एजेंसी के ऑफिशियल रीएस्टैब्लिशमेंट का ऐलान करता हूँ। जिन्नीवे के पास हर अफसर पर नजर रखने और बिना वारंट सीधे ऑन द स्पॉट फैसला करने की पूरी अथॉरिटी होगी। मेरी कड़क आवाज पूरे दरबार में बिजली की तरह कौंधी। ये सुनते ही सारे मंत्रियों के होश उड़ गए। सब फटी आंखों से मुझे घूरने लगे। चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नया राजा आते ही इतना खूंखार डिपार्टमेंट खड़ा कर देगा। इतना बड़ा रिस्क तो पुराने शुए ये एम्परर ने भी कभी नहीं लिया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरनल लोचे थे। जिन जिन मंत्रियों के हाथ रिश्वतखोरी में काले थे, उनके तो पसीने छूटने लगे, पर मेरे चेहरे पर उनके लिए जरा सी भी दया नहीं थी। मेरी नजर में यह सब छोटी मोटी चींटियां थे। मुझे अच्छे से पता था कि इनमें से आधे से ज्यादा करप्ट हैं, पर अभी सबको एक साथ नहीं निपटाया जा सकता था। मुझे खुद एम्पायर चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और सच कहूं तो मुझे सिर्फ राज भोगना था, काम का बोझ नहीं पालना था। इसलिए उनके सिर पर तलवार लटकाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। जिन्नीवे का खौफ वो बाहर देख ही चुके थे। अब किसी की औकात नहीं थी कि एम्पायर के खिलाफ जाने की जुर्रत भी करे। मेरी बात खत्म होते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी मुंह से निकाल सके। सन्नाटा इतना भारी था कि हर किसी की सांसों की धौंकनी साफ सुनाई दे रही थी। सब समझ चुके थे कि इस फैसले का क्या अंजाम होने वाला है। आज से जिन्नीवाई एक खौफनाक ताकत बन चुकी थी, जिसके पास पूरी निगरानी और किसी भी मुजरिम को ऑन द स्पॉट ठिकाने लगाने की खुली छूट थी। पुरानी गलतियों को मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मैंने बात अधूरी छोड़ दी। पर मेरी आंखों से ऐसी कातिलाना वाइब निकली कि मंत्रियों का खून जम गया। किसी की जुबान खोलने की हिम्मत नहीं हुई। पूरा कोर्ट खामोश था।
ठीक है मंत्रीगण, अब जा सकते हैं। ऑर्डर सुनते ही सबने हड़बड़ी में सलाम ठोका और बाहर की तरफ भाग छूटे। आज जो कुछ भी हुआ था उसने उनका भेजा फ्राई कर दिया था। घर जाकर इस सदमे को पचाने में वक्त लगना था। लू बिंग, समझ गए ना क्या करना है? मंत्रियों के जाते ही मैंने पास खड़े लू बिंग को देखा। बिल्कुल छोटे सरकार, निगरानी करना तो हमारा खानदानी काम है। लू बिंग ने नोट किया। बढ़िया, अब जाकर उस कियान वान को घसीट कर यहाँ लाओ। मैंने तुरंत अपना पैंतरा बदला। तख्ता पलट डन था। अब बस कियान वान यानी कियान रेनशुए को अपनी बेगम बनाना बाकी था। जो हुक्म। लू बिंग वहीं से हवा में गायब हो गया। भाई साहब, लाइफ हो तो ऐसी। 2 दिन पहले आया था और आज पूरी सल्तनत का मालिक हूँ। खाली दरबार को देखकर मैं मुस्कुराया। सिस्टम भाई न होता तो शायद मेरी अगली फ्लाइट सीधी ऊपर की ही होती। इधर लू बिंग सीधे कियान वान के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। कोई आया है? कमरे के अंदर छिपा सरपेंट स्पीयर डुलुओ चौंक गया और पलक झपकते ही साए में गायब हो गया। कियान वान का दिल भी धक से रह गया। इस वक्त यहाँ कौन आ गया? ठक ठक ठक। लू बिंग ने दरवाजा खटखटाया। कियान वान ने गहरी सांस ली और गेट खोला। जी क्या काम है? सामने खड़े बंदे को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो वही बंदा था जो उस दिन बड़े शहजादे के कमरे में खड़ा था। हमारे छोटे सरकार ने आपको याद किया है। पॉइजन देने की वजह से लू बिंग का मूड जहरीला हो रखा था। अगर छोटे सरकार ने मना न किया होता तो वो इस लड़की को वहीं काट डालता। हालांकि उसे कमरे में 2 औरा महसूस हुई थी, पर सामने सिर्फ छियान वान खड़ी थी। लू बिंग ने कमरे में नजर दौड़ाई, पर कुछ दिखा नहीं। उसका टास्क सिर्फ लड़की को ले जाना था, तलाशी लेना नहीं। छोटे सरकार, कियान वान का दिमाग घूम गया। क्या शुए किंग जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? उसकी औकात नहीं थी तख्ता पलट करने की। क्या बूढ़े एम्परर ने उसे माफ कर दिया? हजारों सवाल दिमाग में कौंधे, पर मना करने का कोई बहाना नहीं था। इसलिए वो चुपचाप लू बिंग के पीछे चल दी। दोनों के जाते ही सरपेंट स्पीयर डुलुओ साए से बाहर आया। चेहरा उलझन से भरा था। साला, ये बंदा कमरे में मुझे ही ढूंढ रहा था क्या? पर मैं तो टाइटल डुलुओ हूँ। मुझे कोई कैसे ट्रेस कर सकता है जब तक वो खुद टाइटल डुलुओ ना हो? खैर, पीछे चलना ही सही रहेगा। लड़की पर आंच आई तो मेरी खैर नहीं। फिर से आ गया पीछा करने। लू बिंग को पीछे छिपी वही दूसरी औरा फिर महसूस हुई, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और सीधा कोर्ट की तरफ बढ़ता रहा। हफ, बच गया। इसे पता नहीं चला। सरपेंट स्पीयर डुलुओ ने राहत की सांस ली। कुछ ही देर में लू बिंग कियान वान को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। छोटे सरकार, कियान वान को ले आया हूँ, उसने झुककर रिपोर्ट की। गुड। मैंने तख्त से नजरें हटाई और नीचे खड़ी कियान वान को घूरने लगा। इसने सच में तख्ता पलट कर दिया? क्या शुए ये एम्परर एकदम निकम्मा था जो अपने ही बेटे से हार गया? कियान वान मन ही मन शौक में थी। कियान वान, मैंने चेहरे पर एक शातिर स्माइल लाई। वैसे तुझे कियान वान बुलाऊं या फिर मैडम कियान रेनशुए? मेरी भारी कड़क आवाज से वो मिस्ट्री का पर्दा एक झटके में उतर गया। क्या? इसे मेरा असली नाम कैसे पता? कियान रेनशुए के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सालों से अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रखी थी। फिर इस बंदे को कैसे भनक लगी? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे किसी अनदेखे पंजे ने उसकी गर्दन दबोच ली हो। वो मेरी आंखों में सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगी, पर मेरे चेहरे पर सिर्फ एक स्मग स्माइल थी। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? कियान रेनशुए की आवाज कांप उठी। मैंने धीरे से सर हिलाया और मुस्कुराया। रिलैक्स बेबी। स्पिरिट हॉल के कियान डाओलियों की पोती होकर इतना घबराना शोभा नहीं देता। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कियान रेनशुए का पूरा शरीर कांपने लगा। नाम जानना अलग बात थी, पर बैकग्राउंड की इतनी डीप डिटेल? बंदे ने पूरी जन्मपत्री निकाल रखी थी। अबे तेरी मैडम की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई। दरबार के बाहर छिपा सरपेंट स्पीयर डुलुओ अलर्ट मोड में आ गया। उसकी पूरी बॉडी की मसल्स टाइट हो गईं। वो किसी भी वक्त अंदर कूदकर मैडम को भगाने के लिए तैयार था, चाहे कुछ भी हो जाए। कियान रेनशुए किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। छोटे सरकार, बाहर एक चूहा और मैंडरा रहा है। हुक्म हो तो घसीट कर अंदर लाऊं? लू बिंग ने मेरे पास आकर दबी आवाज में कहा। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। लड़की का बैकग्राउंड वाकई हिला देने वाला था। हाँ, ले आ। पूरा परिवार एक साथ रहे, तभी तो महफिल जमेगी। मैंने मुस्कुराते हुए नोट किया। बिना दिमाग दौड़ाए समझ आ गया कि बाहर या तो पॉर्क्यूपाइन होगा या सरपेंट स्पीयर डुलुओ। अबे तेरी, मैं भी पकड़ा गया। दरबार के बाहर छिपा सरपेंट स्पीयर डुलुओ झटके से हिला। मैडम का भंडाफोड़ हुआ तो हुआ, पर उसकी खुद की भनक भी लग गई। क्या अंदर सच में कोई टाइटल डुलुओ बैठा है? अब छिपना बेकार था। अरे भाई, मेहनत मत करो, मैं खुद ही आ रहा हूँ। सरपेंट स्पीयर डुलुओ ने खुद ही दरबार की चौखट पर एंट्री मार दी। सरपेंट स्पीयर डुलुओ साहब, बड़े दर्शन हुए। मैंने हल्की स्माइल के साथ उसका स्वागत किया। वैसे पॉर्क्यूपाइन कहाँ गया? चाय पीने निकला है क्या? अरे भाई, आप शांत रहो। सरपेंट स्पीयर डुलुओ ने अपना सिर पकड़ लिया। सिचुएशन वैसे ही ऑकवर्ड हो चुकी थी। वैसे पॉर्क्यूपाइन डुलुओ कहाँ है? मैंने दोनों को चुप देखकर आईब्रो उठाई। वो दूसरे शहजादे के पास गया है।
आपके नाम का फर्जी डॉक्यूमेंट सेट करने। कियान रेंशुए ने मजबूर होकर सच उगल दिया। जब देखा कि मैं बिना जवाब लिए छोड़ूंगा नहीं तो छुपाने का फायदा नहीं था। अच्छा, छोटे वाले के पास? मैं मन ही मन हंसा। इन लोगों ने मान लिया था कि मेरा तख्ता पलट फ्लॉप होगा। वैसे भी ओरिजिनल स्टोरी में कियान रेंशुए ने गद्दी के चक्कर में एक एक करके सारे शहजादों को ठिकाने लगाया था। उसे वापस बुला ले, अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है, मैंने हंसकर कहा। कियान रेंशुए ने चुपचाप सर झुका लिया। जब से उसे पता चला था कि तख्ता पलट सफल हो चुका है, उसे समझ आ गया था कि गेम हाथ से निकल चुका है। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। दोनों चुप हो गए। प्रणाम बड़े शहजादे। एक जनाना सा महल का अफसर हाथ में गोल्डन फरमान लिए अंदर आया। दरबार का माहौल देखकर वो चौंका, पर फालतू सवाल पूछे बिना उसने फरमान खोला। शाही हुक्म, महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः सर्वगुण संपन्न बड़े शहजादे शुए किंघे को तुरंत प्रभाव से टियान-डू एम्पायर का नया सम्राट घोषित किया जाता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जो हुक्म पिताजी। मैंने आगे बढ़कर शाही फरमान रिसीव किया। भाई, दुनिया को दिखाने के लिए यह कागजी नाटक जरूरी था। महाराज, मुझे बाकी मंत्रियों को सूचित करना है, इजाजत दीजिए, अफसर ने झुककर कहा। मैंने जाने का इशारा किया और वापस थ्रोन पर जा बैठा। उफ, कियान रेंशुए ने अपना माथा पकड़ लिया। 3 साल की मेहनत पानी में बहने का दर्द सिर्फ वही समझ सकती थी। अगर कोई काम न हो महाराज तो मैं चलती हूँ। उसने सीधा स्पिरिट हॉल लौटने का मन बना लिया। अब यहाँ रुकना टाइम वेस्ट था। रुको, टियान-डू एम्पायर क्या कोई धर्मशाला है? जब मन किया मुंह उठाकर आ गए, जब मन किया पतली गली से निकल लिए। मैंने चेहरे पर मुस्कान रखी, पर आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कियान रेंशुए मुड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मतलब साफ है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो तू मुझे जहर देकर टपकाने आई थी। अब बिना हिसाब किताब किए ऐसे चली जाएगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैंने हंसते हुए सर हिलाया। क्या स्पिरिट हॉल वालों का यही एटीट्यूड होता है? पर तुम सही सलामत तो जिंदा हो ना? कियान रेंशुए ने ढोंग छोड़ दिया और बर्फीली नजरों से मुझे घूरने लगी। उसे अपने 2 टाइटल डुलुओं और स्पिरिट हॉल के रसूख पर पूरा घमंड था। उसे लगा मैं उसका बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा। हा, गजब बेशर्मी है। मैं हंस पड़ा। अब मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे आंखें दिखा रही हैं। अब लिहाज का टाइम खत्म हो चुका था। लू बिंग, निपटाओ, जो हुक्म। लू बिंग की आंखों में कातिलाना चमक आई। उसने कमर से अपनी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लेड निकाली और उसके नीचे 9 सोल रिंग्स एक के बाद एक हवा में जलने लगी। टाइटल डुलुओ। सर्पेंट स्पीयर डुलुओ का शक यकीन में बदल गया, पर बंदे का लेवल उसकी उम्मीदों से बहुत ज्यादा था। पॉर्क्यूपाइन यहाँ होता तो शायद संभाल लेते, पर अकेले मेरी वॉट लगने वाली है। शुए किंग है, सोच समझकर कदम उठाना। क्या तुम स्पिरिट हॉल के गुस्से को झेल पाओगे? कियान रेंशुए ने गहरी सांस लेकर धमकी दी। अगर डरता तो यह खेल शुरू ही न करता। मैंने ठहाका लगाया। कियान रेंशुए का चेहरा काला पड़ गया। मामला टलने वाला नहीं था। सर्पेंट स्पीयर, संभालो, उसने दबी आवाज में कहा। जी। सर्पेंट स्पीयर डुलुओ आगे आया। उसने अपनी स्नेक लैंस निकाली जिस पर 2 सांप लिपटे हुए थे और उसके नीचे भी 9 रिंग्स चमकने लगीं। लू बिंग ने हुंकार भरी। इस चिंदी पावर के साथ मुझसे लड़ेगा? उसने झट से मुझे गोद में उठाया और पैलेस के बाहर खुले मैदान की तरफ उड़ गया। 2 टाइटल डुलुओ की फाइट पूरा पैलेस उड़ा सकती थी। सर्पेंट स्पीयर और कियान रेंशुए भी तुरंत उनके पीछे हवा में लपके। 7 सोल स्किल, वेपन अवतार। लू बिंग ने मुझे सेफ जगह पर उतारा और आसमान में उड़ते ही अपनी जहरीली ब्लेड को चमकाया। 7 सोल स्किल, सर्पेंट स्पीयर अवतार। सर्पेंट स्पीयर डुलुओ ने भी बिना कसर छोड़े अपनी अवतार एबिलिटी ऑन की। उसके पीछे एक विशाल 2 मुंहा सांप प्रकट हो गया। वाह, मुटेटेड सोल, नॉट बैड। मैंने दीवार से टेक लगाकर मजे से देखना शुरू किया। सर्पेंट स्पीयर का सोल बीस्ट और वेपन का कॉम्बिनेशन तगड़ा था, पर लू बिंग के सामने वो अभी बच्चा था। चलो थोड़ा वार्म अप ही कर लेते हैं। लू बिंग ने ठंडी स्माइल दी। उसके बोलते ही उसका साया हवा में तैरा और वो सीधे सर्पेंट स्पीयर डुलुओ पर टूट पड़ा। उसकी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लेड सीधे बंदे की गर्दन का नाप लेने पहुंची। ये तो बस वार्म अप था, इसलिए उसने कोई सोल स्किल यूज नहीं की। सर्पेंट स्पीयर डुलुओ ने भी घबराए बिना अपनी भाला अड़ा दी। छनन्नन। धातु के टकराने की कानफोड़ू आवाज से आसमान गूंज उठा। दोनों हवा में लॉक हो गए। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, पर लू बिंग के चेहरे पर एक चिल स्माइल थी। वो आधा जोर भी नहीं लगा रहा था। दूसरी तरफ सर्पेंट स्पीयर डुलुओ की बाँछें तन गई थीं। दांत पीसकर पूरी ताकत झोंक रहा था। अबे तेरी, ये बंदा कितना भारी है। सर्पेंट स्पीयर डुलुओ का पसीना छूट गया। भले ही कोई सोल स्किल न चली हो, पर यह प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ का मुकाबला था। ऊपर से उसका सोल तो मुटेटेड था, बीस्ट सोल की ताकत का एडवांटेज था। फिर भी इस बंदे के सामने उसकी दाल नहीं गल रही थी। बस इतनी ही औकात थी। लू बिंग ने चुटकी ली और हाथ का प्रेशर डबल कर दिया। गड़बड़ है। सर्पेंट स्पीयर डुलुओ को अचानक लगा जैसे उस पर पहाड़ टूट पड़ा हो। हाथ से ग्रिप छूटी और भाला हवा में उछल गया। जैसे ही भाला छूटा, लू बिंग की कातिल ब्लेड सीधे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ी। सर्पेंट स्पीयर ने बिना सोचे झटके से पीछे छलांग लगाई, तब जाकर जान बची। हार गया। नीचे खड़ी चियान रेंशुए का मुंह खुला का खुला रह गया। सिर पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन गया। अबे दोनों टाइटल डुलुओ हैं, इतना एक तरफा फर्क कैसे हो सकता है? हाँ,
बोला था ना, कोई चांस ही नहीं है। मैंने दीवार से टेक लगाए लगाए वहीं से ताना मारा। एडवांटेज अपना था तो मजे लेने में क्या हर्ज है। कियान रेंशुए ने गुस्से से घूर कर देखा पर कुछ बोल नहीं पाई। 8 सोल स्किल इंपीरियल कट। लू बिंग का टाइम पास खत्म हो चुका था। उसने अपनी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लेड हवा में लहराई और एक चमचमाती सफेद ब्लेड वेव सीधी दागी। ये वही मूव था जो उस 8 रिंग जिन्नीवेई ने मारा था, पर लू बिंग की पावर उससे 1000 गुना ज्यादा डेंजरस थी। सर्पेंट स्पीयर डूलो की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस ब्लेड वेव में उसे साक्षात यमराज दिख रहे थे। 8th सोल स्किल थंडर अनलीश्ड। सर्पेंट स्पीयर ने दहाड़ मारी। उसका गिरा हुआ भाला हाथ में वापस आया और उसके चारों तरफ बैंगनी रंग की भयानक बिजली कड़कने लगी। फूट जा। उसने पूरी बिजली उस ब्लेड वेव पर छोड़ दी। बेकार की मेहनत। लू बिंग हंसा। उसके लेवल के वार को कोई छोटा मोटा डुलुओ कैसे काट सकता था। कियान रेंशुए सांस रोके आसमान की तरफ ताक रही थी। प्लीज रुक जाए। वहीं मैं एकदम बेफिक्र खड़ा था। 92 लेवल का सर्पेंट स्पीयर अगर 97 लेवल के लू बिंग को हरा देता तो फिर तो साइंस ही फेल हो जाती। धड़ाकाम। आसमान में धमाका हुआ जैसे कोई एटम बम फटा हो। पूरी टियानडू सिटी हिल गई। सर्पेंट स्पीयर शहर के एक कोने में चियान रेंशुए का फर्जी डॉक्यूमेंट सेट कर रहा। पॉर्क्यूपाइन डुलुओ चौंक गया। उसे अपने साथी की सोल पावर की वाइब आ गई थी। अबे तेरी, पैलेस में क्या कांड हो गया। वो काम धंधा छोड़कर हवा की स्पीड से पैलेस की तरफ उड़ा। धुएं के गुबार में लू बिंग हवा में सीना ताने खड़ा था, एकदम हीरो माफिक। नीचे सर्पेंट स्पीयर डुलुओ जमीन पर हाँफ रहा था। उसके हाथ से खून बह रहा था। उसकी 8th स्किल उस ब्लेड वेव के सामने पापड़ की तरह टूट गई थी। अगर एंड टाइम पर दूसरी शील्ड न लगाता तो वहीं राम नाम सत्य हो जाता। तू कौन है बे? सर्पेंट स्पीयर ने कांपती आवाज में पूछा। लू बिंग, लू बिंग, ये कैसा नाम है, आज तक नहीं सुना। सर्पेंट स्पीयर का दिमाग घूम गया। तेरी सोल पावर कितनी है? लू बिंग ने सीधे जवाब नहीं दिया, पहले मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। बता दे, लौंडे को औकात पता चले। लेवल 97 पीक डुलुओ। लू बिंग ने कड़क आवाज में कहा। क्या है? सर्पेंट स्पीयर का मुंह खुला रह गया। 5 लेवल का गैप, यानी वो किसी कीड़े की तरह लड़ रहा था। कियान रेंचुए का दिल बैठ गया। पीक डुलुओ। अब अगर पॉर्क्यूपाइन भी आ जाए तो दोनों मिलकर भी इसका बाल बांका नहीं कर सकते थे। सर्पेंट स्पीयर। तभी आसमान से एक काला साया नीचे उतरा। पॉर्क्यूपाइन डुलुओ, ये क्या हालत बना रखी है? डुगुबो ने हमला किया क्या? पॉर्क्यूपाइन ने खून से लथपथ सर्पेंट स्पीयर को देखा और चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर वहां डुगुबो नहीं, बस एक अजनबी चाकू वाला बंदा खड़ा था। डुगुबो नहीं है भाई, और हम फंस चुके हैं। सर्पेंट स्पीयर ने कराहते हुए कहा। फंस चुके हैं मतलब? हम 2 टाइटल डुलुओ हैं, कौन रोकेगा? पॉर्क्यूपाइन अकड़ा। ये बंदा लेवल 97 पीक डुलुओ है। सर्पेंट स्पीयर ने सच उगला। क्या? पॉर्क्यूपाइन का सारा एटीट्यूड 1 सेकंड में हवा हो गया। महाराज शुए किंग है, आप आखिर चाहते क्या हैं? कियान रेंशुए ने आखिरकार अपनी ईगो साइड में रखी और सीधे मुझसे पूछा। उसे समझ आ गया था कि पावर के मामले में वो चारों खाने चित हो चुकी है। उसके हिसाब से अगर मैं रोक रहा था तो कोई डिमांड ही होगी, और डिमांड कितनी भी बड़ी हो, स्पिरिट हॉल की मैडम के लिए पूरा करना बाएं हाथ का खेल था। तुम क्या चाहते हो? उसने तीखी नजरों से देखा। मैं क्या चाहता हूँ? मैंने चेहरे पर एक कमीनी स्माइल बिखेरी। जो मैं चाहता हूँ वो सुन के तेरे तोते उड़ जाएंगे। मेरी आइडेंटिटी तुम्हें पता ही है। जो मांगना है मांगो, लिमिट में रहकर सब मिलेगा। कियान रेंशुए अपने ही एटीट्यूड में रही। मैंने आंखें छोटी की और एक कड़क ठहाका लगाया। तो सुन, जो मुझे चाहिए वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ लिमिट है। क्या मतलब? मुझे तू अपनी बेगम चाहिए। मैंने बम फोड़ दिया। इम्पॉसिबल। कियान रेंशुए का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने एक पल में रिजेक्ट कर दिया। सर्पेंट स्पीयर और पॉर्क्यूपाइन के होश उड़ गए। उनके सिर पर जैसे खून सवार हो गया। हमारी मैडम को बेगम बनाएगा? ग्रैंड वर्शिप को पता चला तो तुझे सीधे कच्चा चबा जाएंगे। मुझे पता था तू न बोलेगी, इसीलिए तो लू बिंग को पहले ही बुला लिया था। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम, ये बेगम बनाने वाला टास्क कंप्लीट कैसे होगा? मैंने दिमाग में पूछा। अबे ये तो नखरे दिखाएगी। पर रुक, सिस्टम ने दिल से हाँ थोड़ी बोला है, बस जुबान से हाँ चाहिए ना। मैंने खुराफाती दिमाग लगाया। हाँ या ना? मैंने कियान रेंशुए को घूर कर कहा। कियान रेंशुए ने जिद में गर्दन घुमा ली। अमर जाऊंगी पर हाँ नहीं बोलूंगी। बहुत बढ़िया। लू बिंग, सर्पेंट स्पीयर का एक हाथ काट के अलग कर दे। मैंने ठंडे लहजे में आर्डर दिया। भूल गई कि तू मेरी कस्टडी में है? जो हुक्म। लू बिंग आगे बढ़ा। रुको, तेरी हिम्मत कैसे हुई? पॉर्क्यूपाइन बीच में कूद पड़ा। दफा हो। लू बिंग ने ऐसी भयानक औरा छोड़ी कि पॉर्क्यूपाइन हवा में उड़कर दूर जा गिरा। मैंने कियान रेंशुए के करीब जाकर सीधे उसके इमोशनल ड्रामे पर अटैक किया। सोच ले, तेरी जिद की वजह से ये दोनों मारे जाएंगे। क्या तू अपने वफादार बंदों को अपने घमंड के लिए कटवा देगी? ग्रैंड वर्शिप क्या सोचेगा कि उसकी पोती की वजह से उसके वफादार बंदे मारे गए? कियान रेंशुए का दिल दहल गया। उसकी जिद टूटने लगी। उधर लू बिंग ने अपनी चमचमाती ब्लेड सर्पेंट स्पीयर की गर्दन के पास हवा में उठा ली थी। मैं तैयार हूँ, मैं हाँ बोलती हूँ। कियान रेंशुए चीख पड़ी। मैडम नहीं। सर्पेंट स्पीयर कराह उठा, पर बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, अभी नहीं। मैंने दिमाग में मना किया और विलन वाली हंसी हंसा।
बहुत बढ़िया। अब इन तीनों को खुला छोड़ना यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना था। जब तक मेरी पावर स्पिरिट हॉल के बराबर नहीं हो जाती तब तक इन्हें होल्ड पर रखना पड़ेगा। लू बिंग, इन तीनों को 2 अलग अलग लग्जरी कमरों में हाउस अरेस्ट कर दो। मैंने ऑर्डर दिया। वैसे तो तरीका एक और था, जबरदस्ती सब कुछ छीन लेना, पर मैं इतना भी ठरकी नहीं था भाई। जो हुक्म छोटे सरकार। जिनीवाई ने तीनों को कस्टडी में ले लिया। कियान रेंशुए मुझे अचरज से देखने लगी। उसे लगा था मैं उसके साथ कुछ जबरदस्ती करूंगा, पर मैंने तो बस हाउस अरेस्ट किया। वो इस नए शुए किंघे का माइंडसेट समझ ही नहीं पा रही थी। दोनों टाइटल डुलुओ भी बिना चूंचरा किए लू बिंग के पीछे चल दिए, क्योंकि 97 लेवल के सामने हीरो बनना बेवकूफी थी। कमरे में पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद किया। चलो अब देखते हैं नया माल क्या मिला है। सिस्टम साइन इन कर दे भाई। शैडो गार्ड्स, अबे ये कौन सी नई फौज आ गई? 100 शैडो गार्ड्स का रिवॉर्ड देखते ही मेरा दिमाग घूम गया। अबे तेरी सिस्टम भाई, सच में भौकाल मचा दिया। शैडो गार्ड्स वही लीजेंडरी सीक्रेट सर्विस थी जो सीधे सम्राट की पर्सनल सिक्योरिटी संभालती थी। जब फौज ही ऐसी हो तो इनका लीडर कितना डेंजरस होगा, अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं था। शैडो गार्ड्स का चीफ जंग हन, जिसे दुनिया शैडो ट्रैकर के नाम से जानती थी, एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो साए की तरह लिपट जाता था, बचकर निकलना नामुमकिन। हाँ भाई, देर किस बात की, तुरंत समन कर। मैंने मन ही मन नोट किया। बड़ा सा शाही कमरा था, 100 बंदे आराम से फिट हो सकते थे। बोलते ही कमरे के बीचों बीच एक मखमली काला स्पेस रिफ्ट खुला। उसमें से डार्क आर्मर पहने 100 खूंखार लड़ाके बाहर निकले। शैडो गार्ड जांग हन अपने छोटे सरकार को सलाम करता है। छोटे सरकार को प्रणाम। 100 लड़ाकों ने एक साथ घुटने टेके, आंखों में अंधभक्ति। आगे खड़ा जंग हन दुबला पतला था, काले बालों में कुछ सफेद लटें चमक रही थीं, पर उसकी वाइब एकदम डेडली थी। सब उठ जाओ। मैंने हाथ हिलाया, पर मेरा ध्यान तो कहीं और ही अटका था। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए दिमाग में ऑर्डर दिया। सिस्टम जरा जंग हन का स्टेटस बोर्ड खोल तो। नाम जंग हन, सोल, शैडो डीमन, पावर लेवल 98, सुपर डुलुओ, रिंग्स 1 येलो 2 पर्पल 5 ब्लैक 1 रेड 1 लाख ईयर्स, लेवल 98 सुपर डुलुओ। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन देखते ही मेरी सांसें अटक गईं, दिल की धड़कन धक धक करने लगी। अबे भाई, ये तो वही बात हो गई, मांगो चिराग और मिल जाए जिन्न। इस स्पीड से अगर बंदे अनलॉक होते रहे तो स्पिरिट हॉल क्या, पूरा महाद्वीप मेरी जेब में होगा। साथ ही बाकी 100 शैडो गार्ड्स की डिटेल्स दिमाग में फ्लैश हुई। हर एक बंदा लेवल 80 सोल डुलुओ था। अबे तेरी 100 सोल डुलुओ, दिमाग का दही हो गया। जिनीवाई में भी 100 सोल डुलुओ नहीं थे, और सबसे खतरनाक बात, इनके पास एक स्पेशल स्किल थी जो जिनीवाई के पास भी नहीं थी, आर्मी सोल फॉर्मेशन। 100 सोल डुलुओ मिलकर अगर अपनी आर्मी सोल एक्टिवेट कर दें तो अकेले लेवल 95 टाइटल डुलुओ की चटनी बना सकते थे। और अगर साथ में लेवल 98 का जांग हन जुड़ जाए तो भाई साहब सीधे लेवल 99 लिमिट डुलुओ से भिड़ने का दम रखते थे। तुम सब मेरी पर्सनल सिक्योरिटी संभालोगे, मैंने संभलते हुए जांग हन से कहा। जिन्नीवाई बाहर का सारा कचरा साफ करेगी और तुम साए की तरह मेरे साथ रहोगे। जो हुक्म छोटे सरकार। जंग हन ने इशारा किया और देखते ही देखते 100 खूंखार लड़ाके हवा में गायब हो गए। तुम भी छिप जाओ, मैंने खिड़की से ढलते आसमान को देखते हुए कहा। कल सगे पिताजी का मैयत निपटाना है, उसके बाद कोरोनेशन सीरेमोनी। 3 अपर सेक्ट्स और स्पिरिट हॉल के चमचे जरूर आएंगे, उन्हें भी अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। जंग हन ने सिर झुकाया और अंधेरे में विलीन हो गया। क्या? पिताजी इंतकाल कर गए और बड़ा भाई राजा बन गया। सेकंड प्रिंस शुए लुओचुअन के कमरे में धमाका हो चुका था। खबर सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? पिताजी एकदम टनाटन थे और गद्दी उस सीधे साधे शुए किंघे को मिल गई। बाकी दोनों शहजादों के होश भी उड़ गए। पूरे इंपीरियल सिटी में जासूस एक्टिव हो चुके थे। 2 टाइटल डुलुओ की फाइट का धमाका कोई छिपा नहीं सकता था, पर मुझे इन अफवाहों की रत्ती भर परवाह नहीं थी। मैं चुपचाप सो गया। 2 टाइटल डुलुओ जेब में हो तो बंदा चैन की नींद ही सोएगा ना। ठक ठक ठक, कौन है बे? अगली सुबह दरवाजा खटखटाते ही मेरा पारा चढ़ गया। अबे यार, पिछली लाइफ में नौकरी के लिए सुबह उठो, इस लाइफ में राजा बनकर भी चैन की नींद नसीब नहीं। महाराज, मैयत का वक्त हो गया है, आपका पहुंचना जरूरी है। बाहर खड़े सेवक की आवाज कांप रही थी। हाँ, आ रहा हूँ। मैं तैयार होकर बाहर निकला। सेवक मुझे सीधे इंपीरियल टोम्स ले गया। वहाँ दरबार के सारे मंत्री और तीनों शहजादे सन्नाटा साधे खड़े थे। किसका रोना असली था और किसका नाटक, कोई नहीं बता सकता था। महाराज की जय हो, मंत्रियों ने झुककर सलाम किया। सेकंड प्रिंस शुए लुओचुआन ने भी बिना किसी एक्सप्रेशन के हाथ जोड़े। मैंने हल्का सा नोट किया और सीधे फ्रंट रो में जाकर खड़ा हो गया। खबर जंगल की आग की तरह पूरे महाद्वीप में फैल गई। शुए ये एम्परर की मौत और शुए किंघे का राज तिलक। सबसे पहले खबर पहुंची 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के पास। ऑफिशियल न्यूज है, महाराज, शुए ये एम्परर गुजर गए और बड़े शहजादे ने गद्दी संभाल ली। सफेद लिबास वाले गुप्तचर ने हांफते हुए रिपोर्ट दी। क्या? निंग फेंगजी के हाथ से चाय का प्याला छूटते छूटते बचा। सोल मास्टर्स की उम्र इतनी लंबी होती है, राजा कोई बूढ़ा होकर नहीं मरा था। ये कुदरती मौत तो बिल्कुल नहीं है, यानी शुए किंघे ने खुद गेम बजाया है। अंकल जियन,
आपका क्या ख्याल है? निंग फेंगजी ने पास खड़े 100 डुलुओं की तरफ देखा। बड़ा शहजादा जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। 100 डुलुओं ने आंखें छोटी की। ये तख्ता पलट उसी का रचा हुआ खेल लगता है, क्योंकि अगर महाराज गुजर गए तो सबसे बड़ा फायदा शुए किंगे को ही है। इसलिए हो न हो उसी ने गेम बजाया है। 100 डुलुओं ने साफ साफ कहा। पर यह कैसे मुमकिन है? शुए किंगे की औकात मुझे अच्छे से पता है। वो अपने बाप को नहीं मार सकता। निंग फेंगजी की आंखों में गहरा शक था। टियानडू एम्पायर के पास भले टाइटल डुलियो न हो, पर उनकी लाखों की फौज कोई मजाक नहीं है। एक शहजादा अकेले राजा का तख्ता पलट कैसे कर सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। 100 डुलुओं ने सर हिलाया। वैसे भी 2 दिन बाद उसका कोरोनेशन सिरेमनी है, वहीं चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। निंग फेंगजी ने बात खत्म की। आखिर शुए किंगे कितना भी उड़ ले, 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं थी। उधर स्पिरिट हॉल में एक बेहद खूबसूरत औरत अपनी टेबल पर रखी सीक्रेट रिपोर्ट को घूर रही थी। बीबी डोंग, क्या ये कियान रेंशुए है? बीबी डोंग का दिमाग घूम गया। उसे अच्छे से पता था कि कियान रेंशुए बड़े शहजादे को टपकाकर उसकी जगह लेने वाली थी, पर अब न्यूज आ रही थी कि क्यूए किंगे खुद राजा बन गया है। क्या कियान रेंशुए ने काम तमाम कर दिया? पर उसने कोई मैसेज क्यों नहीं भेजा? छोड़ो, 2 दिन बाद राजतिलक में खुद ही चलकर देखती हूँ। बीबी डोंग ने प्लान बनाया। अगर ये कियान रेंचुए का ही खेल था तो समझो पूरा महाद्वीप स्पिरिट हॉल के कब्जे में आने ही वाला था। वहीं सेकंड वर्शिप, गोल्डन क्रोकोडाइल डुलुओ का टेंशन के मारे पसीना छूट रहा था। ग्रैंड वर्शिप, शुए किंगे राजा बन गया तो हमारी बिटिया कियान रेंचुए का क्या हुआ? शांत रहो। कियान डाओलियो एकदम चिल बैठा था। मुझे नहीं पता कि वो राजा शुए किंगे है या मेरी पोती, पर सर्पेंट स्पीयर और पॉर्क्यूपाइन उसके साथ हैं। टियानडू एम्पायर में बिना टाइटल डुलुओ के कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बात तो सही है। गोल्डन क्रोकोडाइल ने राहत की सांस ली। क्लियर स्काई क्लैन और ब्लू ड्रैगन क्लैन में भी यही अफवाहें तैर रही थीं। यू युआनझे ठहाके मार रहा था। हा, क्या बात है? बूढ़े राजा की बलि चढ़ गई। उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका क्लैन हमेशा न्यूट्रल रहता था। ये शुए किंगे भी कमाल का लौंडा निकला। अपने बाप से गद्दी छीन ली। इधर मैयत का सारा ड्रामा निपटाकर मैं सीधे शाही डाइनिंग टेबल पर टूट पड़ा। लू बिंग, कियान रेंशुए पर कड़ी नजर रखना, मैंने मजे से समोसा तोड़ते हुए कहा। माना कि वो कुछ नहीं कर सकती, पर क्या पता भागने का प्लान बना ले। जिनीवेई के बंदे सोल डुलुओ हैं, वो टाइटल डुलुओ को नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए तू खुद ध्यान रख। जो हुक्म छोटे सरकार। लू बिंग ने नोट किया। टैंग सन, मैंने मन ही मन नाम लिया। इन सब ड्रामे में मेन हीरो टैंग सन को तो मैं भूल ही गया था। थोड़ा रुक जा बेटे, तुझे भी पेला जाएगा। खाना ठूंसकर मैं सीधे अपने आलीशान बेडरूम में गया और चादर तान के सो गया। भाई, जब बंदा राजा बन जाए और सुरक्षा में सुपर डुलुओ तैनात हो तो फालतू की टेंशन कौन पाले? सरकार चलाने के लिए मंत्री किस दिन काम आएंगे? उनके सिर पर जिनीवेई की तलवार लटकी ही हुई है। अगले कुछ दिन तक मैं कमरे से बाहर तक नहीं निकला, बस टाइम पर शाही खाना खाया और गार्डन के फूल पौधों के मजे लिए। 7 दिन का शोक काल खत्म होने के बाद ही राजतिलक हो सकता था। रात के 12 बजते ही मेरी आंख खुली। आज कोरोनेशन डे है। सिस्टम डेली साइन इन मार दे भाई, कोई बढ़िया सा खलीफा बंदा दे दे। ये क्या बवासीर है? मेरे सिर पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन गया। डिस्क्रिप्शन, आई ऑफ सर्वेलेंस। ये पूरे टियानडू सिटी पर 24 घंटे की 360 डिग्री सीसीटीवी सर्वेलेंस रखता है। आप और आपके समन्ड कैरेक्टर्स किसी भी बंदे की रियल टाइम लोकेशन और पावर स्टेटस देख सकते हैं। अबे तेरी, ये तो गॉड मोड सीसीटीवी कैमरा निकल गया। मेरी बाँछें खिल गईं। अब टियानडू सिटी में परिंदा भी पर मारेगा तो मुझे सीधे लाइव फीड दिखेगी। हाँ भाई, तुरंत एक्टिवेट कर। कहाँ है भाई? दिख तो कुछ नहीं रहा। मैंने कमरे में चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। मैसेज सुनते ही मैं लपक कर बालकनी की तरफ भागा। लपक कर बालकनी में आते ही मैंने आसमान में नजर दौड़ाई। अबे तेरी, मेरी चीख निकल गई। आसमान में एक विशाल सुनहरी आंख हवा में तैर रही थी। वो जहरीली आई ऑफ सर्वेलेंस पूरे टियानडू सिटी पर अपनी पैनी नजर टिकाए बैठी थी। भाई, वाइब तो एकदम धांसू है, मैंने भौचक्का होकर कहा। जैसे ही मैंने अपनी चेतना उस आंख से कनेक्ट की, पूरा नजारा दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गया। शहर की एक एक बिल्डिंग एक एक गली माखन की तरह दिख रही थी। जब मैंने एक राहगीर पर जूम किया तो उसकी पूरी जन्मपत्री और पावर प्रोफाइल सामने फ्लैश हो गई। गॉड मोड ऑन। मैंने एक लंबी सांस ली। टियानडू सिटी के दायरे में अब कोई परिंदा भी पर मारेगा तो मुझे सीधे लाइव फीड मिलेगी। रिसर्च कंप्लीट करके मैं बिस्तर पर ढह गया। आज कोरोनेशन डे था। मैंने महाद्वीप की हर बड़ी ताकत को न्योता भेज रखा था। कोई आए ना आए, मजाक देखने जरूर पहुंचेगा। अगली सुबह उठते ही मैंने आस्तीन झाड़ी। झंग हन, लू बिंग को बुलाओ। अंधेरे से एक साया निकला और हवा में गायब हो गया। मैं शाही डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर खड़े 2 गार्ड्स ने तुरंत झुककर सलाम ठोका। महाराज, मैंने नोट किया और अंदर चला गया। अबे, महाराज की उम्र तो बहुत छोटी है। मेरे जाते ही दोनों गार्ड्स दबी जुबान में फुसफुसाए। उम्र पे मत जा भाई, जिसके पास टाइटल डुलियो का हाथ हो वो पूरी सल्तनत हिला सकता है। हॉल में जंग हन और लू बिंग एक साथ दाखिल हुए। आओ आओ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मैंने दोनों को साथ बैठने का इशारा किया। तख्ता पलट अपनी जगह,
पर खाना फर्स्ट प्रायोरिटी है। खाना ठूंसने के बाद मैंने नैपकिन से मुंह पोंछा। लू बिंग, पैलेस के सारे जिनीवई गार्ड्स को पूरे टियानडू सिटी में फैला दो। आज बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म, छोटे सरकार। पर सारे जिनीवई बाहर चले गए तो पैलेस की सिक्योरिटी कौन संभालेगा? लू बिंग थोड़ा फिक्रमंद हुआ। उसकी टेंशन मत ले, शैडो गार्ड संभाल लेंगे। मैं मुस्कुराया। 116 डुलुओं का स्क्वाड और लेवल 98 का झांगहन। पैलेस पर तो मक्खी भी नहीं बैठ सकती। शैडो गार्ड्स, ये कौन सा स्क्वाड है? लू बिंग ने माथा खुजलाया। मिलो, ये है झांगहन, शैडो गार्ड्स के चीफ, लेवल 98 सुपर डुलुओ। मैंने झांगहन की तरफ इशारा किया। लेवल 98 सुपर डुलुओ? लू बिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। अबे रास्ते में साथ आ रहे थे, एक बार तो बताया नहीं भाई ने। नमस्ते, मैं जंगहन। जंगहन ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। लू बिंग ने भी हाथ मिलाया। अच्छा, तुम दोनों आई ऑफ सर्विलेंस यूज कर पा रहे हो? मैंने पूछा। जी छोटे सरकार, ये तो कमाल का गॉड पर्सपेक्टिव है। दोनों ने नोट किया। अब अगर कोई गड़बड़ हुई तो दोनों पलक झपकते ही ऑन द स्पॉट पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं जिन्नीवई को ऑर्डर पास करता हूँ। लू बिंग मुड़ने लगा। रुक, कियान रेंशुए का क्या हाल है? मैंने झट से पूछा। एकदम शांत है, भागने का कोई सीन नहीं है। वैसे भी मैं बोर होता हूँ तो सर्पेंट स्पीयर और पॉर्क्यूपाइन के कमरों में जाकर उनका वार्म अप करा देता हूँ। लू बिंग हंसा। चल निकल अब। मैंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। झंगहन, अपने शैडो गार्ड्स को पैलेस के चप्पे चप्पे पर सेट करो। जी। झंगहन हवा में विलीन हो गया। सारी गोटियां सेट हो चुकी थीं, बस महाद्वीप के मेहमानों का इंतजार था। महाराज, स्नान और शाही लिबास तैयार है। कोरोनेशन सेरेमनी का टाइम हो गया है। शाही सेविका ने झुककर इत्तिला दी। दोपहर के करीब सेविका ने बाहर आकर दरवाजा खटखटाया। हाँ, आ रहा हूँ। मैंने वॉशरूम में जाकर झटपट मुंह हाथ धोया और बाहर आ गया। कमरे में आते ही मेरी नजर पलंग पर रखी काली रंग की शाही ड्रैगन रोब पर पड़ी, जिस पर सुनहरे धागों से 5 पंजों वाला विशाल ड्रैगन कढ़ा हुआ था। वैसे तो टियानडू एम्पायर का पुराना नियम हमेशा से सुनहरी पोशाक का रहा था, पर मुझे वो चमक धड़क पसंद नहीं आई, तो मैंने सीधे बदलवा दिया। शुरुआत में मंत्रियों ने बहुत नखरे दिखाए। महाराज, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। फिर मैंने उन्हें अपने खास जिन्नीवई स्टाइल में प्यार से समझाया तो सब 1 सेकंड में मान गए। गजब दिख रहा है भाई। मैंने काली पोशाक पहनी और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाहर खड़ी सेविका का मुंह खुला का खुला रह गया। आंखों में साफ साफ तारीफ दिख रही थी। चलो, रास्ता दिखाओ। जी महाराज। सेविका ने संभलते हुए आगे कदम बढ़ाए। पैलेस के बाहर का नजारा बदला हुआ था। गार्ड्स की संख्या 4 गुना कर दी गई थी। जैसे ही मैं बाहर निकला, सीढ़ियों पर खड़े मंत्रियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। काले लिबास में मेरी वाई भी अलग लेवल की लग रही थी। मैं सीधे बीचों बीच रखे आलिशान थ्रोन पर जाकर बैठ गया। सामने वीवीआईपी मेहमानों के लिए स्पेशल चेयर्स लगाई गई थीं। सब पर बाकायदा नेम प्लेट लगी थी। सबसे आगे 4 मुख्य सीटें थीं। स्पिरिट हॉल, 7 ट्रेजर, ग्लेज्ड टाइल सेक्ट, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन और पड़ोसी स्टार लू एम्पायर। उनके पीछे बाकी छोटे मोटे क्लैंस की जगह थी। महाराज, जब रस्म शुरू होगी तो आपको इस गोल चबूतरे पर खड़े होना है। एक बुजुर्ग मंत्री ने आकर पूरे राजतिलक की गाइडलाइन समझाई। ठीक है, समझ गया। मैंने सर हिलाया। वही पुरानी घिसी पिटी रस्में, भगवान से राज्य की खुशहाली मांगना वगैरह। इतनी जल्दी सब पहुंच गए? शर्त लगा लो, सब ये कंफर्म करने आए हैं कि राजा शुए किंघे असली है या शुयान रेंशुए। मैंने मन ही मन ठहाका लगाया, पर अफसोस, आज सबकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। टप टप टप। शाही गेट पर भारी कदमों की आवाज गूंजी। मैंने नजरें उठाकर देखा। एक बेहद हसीन औरत दरबार में दाखिल हुई। बैंगनी रंग का शाही लिबास, हाथ में सजे धजे सेप्टर और चेहरे पर एक जहरीला ग्रेस। उसके पीछे कई ताकतवर सोल मास्टर्स की फौज चल रही थी। बीबी डोंग खुद पधार चुकी थी। बीबी डोंग के राजसी कदम जैसे ही शाही दरबार की दहलीज पर पड़े, पूरे हॉल में एक सिहरन पैदा कर देने वाला सन्नाटा छा गया। उसकी हर सांस और उसकी आंखों की ठंडी चमक यह साफ बयां कर रही थी कि वो यहाँ सिर्फ एक राज तिलक की मेहमान बनकर नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप की तकदीर तय करने आई है। पर सवाल यह उठता है कि क्या बीबी डोंग को सच में अंदाजा भी है कि जिस थ्रोन पर वो शुए किंघे को बैठा देखने आई है, वहां अब वो सीधा साधा शहजादा नहीं, बल्कि एक ऐसा मास्टरमाइंड बैठा है जिसके पास एक इशारे पर पूरी कायनात हिला देने वाली ताकतें हैं? क्या वो यह समझ पाएगी कि उसकी सबसे वफादार बेटी चुयान रेंशुए